बाकी मेरा तो ये मानना है कि वैशाली ठक्कर की मृत्यु का मेन कारण है हमारा सिस्टम, जिसे हम भस्मासुर कह सकते हैं। बस उसका भस्मासुर का हाथ उसके सर पे पहुंचाने वाला कोई भगवान का अवतार है नहीं। वैशाली ठक्कर हिम्मत हार गई थी और लड़ते लड़ते भी हिम्मत हार जाती। क्या होता भगवान जाने, क्या भविष्य में लिखा था। कुल मिला के दुखद अध्याय है। दोस्तों नमस्कार, फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले 1 महीने से मैंने वीडियो कोई डाली नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी आँख का लेफ्ट आई का ऑपरेशन कराया था, पर्दे का, जिसको VR कहते हैं, V फॉर विक्टर, R फॉर रेटिना। कामयाब तो डॉक्टरों ने 20 तारीख को बुलाया, उसके बाद पता चलेगा। 27 तारीख को मैंने ऑपरेशन कराया था, जो पिछले महीने की 27 तारीख है। और जो पहले दिखता था उससे भी हाथ धो बैठा हूँ। शुगर का पेशेंट हूँ, डायबिटिक का इफेक्ट था पर्दे पे, तो पर्दे का मेरा रेटिना का ऑपरेशन हुआ है। कैटरेक्ट का मैं पहले करा चुका था। दोस्तों वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, 1 महीने का कम से कम गैप लेना चाह रहा था, क्योंकि पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। तो उसी वजह से मैं सोच रहा था कि आंखों का ऑपरेशन करा लूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने हेल्थ कार्ड बनवाया था दिल्ली नगर निगम से। मैं सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे अपना हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए, जो कि मैंने अक्टूबर के आखिरी दिन 2019 में मैं रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद कोविड की वजह से बन नहीं पाया था। कुछ हमारे दिल्ली नगर निगम में औपचारिकताएं ज़्यादा होती है। फिलहाल हेल्थ कार्ड मैंने पिछले महीने बनवाया, तो मैंने ऑपरेशन कराया नारंग आई इंस्टीट्यूट मॉडल टाउन में। दोस्तों आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, मगर एक खबर अभी 15 अक्टूबर को जो आई है, भारतीय अभिनेत्री टेलीविजन इतिहास की काफ़ी चर्चित 30 साल की मात्र आयु में 15 अक्टूबर 2022 में 3 दिन पहले उन्होंने आत्महत्या करी है। और अभिनेत्री का मैंने चेहरा देखा और मैंने 2-3 वीडियो यूट्यूब पे देखे, तो मुझे पता चला कि किसी व्यक्ति की पड़ोस में जो रहता था, जो शादीशुदा था, जिसमें उसकी पत्नी का भी हाथ बताया जा रहा था तौर पर, वो उसे प्रताड़ित करता था और 2 बार उसकी सगाई और शादी तोड़वा चुका था। और उसके माँ बाप को पता नहीं था कि उनकी बेटी पिछले 1.5-2 साल से ब्लैकमेलिंग का और एक मानसिक प्रताड़ना का शिकार पड़ोस वाले व्यक्ति के थ्रू हो रही है, जिसपे कि पुलिस ने FIR कर दी है। इंदौर शहर की रहने वाली मध्यम वर्गीय परिवार से थी और इनके जो जीवन काल केवल मात्र 30 साल की आयु का रहा। तो इस बारे में मैं देखा मीडिया पे कि चर्चित चर्चाएं हो रही हैं काफ़ी, मगर एक मुद्दा है जिस पर मैं काफ़ी दिनों से बोलना चाह रहा था। आत्महत्या का जो एक प्रकरण है, ये मनोवैज्ञानिक का विषय है, डॉक्टरों का विषय है। इसमें हम जैसे आम आदमी को बोलने का हक नहीं है। मगर 58 साल की उम्र में जो तजुर्बे फिलोसफी मैंने स्टडी करी है, उसमें बड़े विश्व विख्यात मनोचिकित्सक हुए हैं और उनके अध्ययन से एक बात तो चलती है, जिसमें कि एक नाम आता है फ्राइडे का। मनोचिकित्सक हैं, बड़े ज़बरदस्त बताए जाते हैं। मैंने उनका लिटरेचर तो नहीं पढ़ा, मगर उनके बारे में थोड़ा निचोड़ पढ़ा है। उन्होंने कहा कि आत्महत्याओं का और मानसिक प्रताड़ना का मूल केंद्र जो है वो यौन शोषण होता है या यौन आकर्षण होता है। इस बात को मैं अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से सही मानना चाहूँगा। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, मगर एक हस्ती खेलती अभिनेत्री जिसको हम कई सीरियल से पहचानते हैं, जिसमें ससुराल सिमर का और उसके अलावा विश या अमृत सितारा और मनमोहिनी 2, यह रिश्ता क्या कहलाता है आदि सीरियल से जानते हैं। लास्ट सीरियल उनका जो अंतिम सीरियल था वो था रक्षाबंधन, जो काफ़ी चर्चित था। इन्होंने हथियार डाल दिए जिंदगी से परेशान होकर। इसमें कई लोगों का ये कहना है कि आत्महत्या जो है एक कायरतापूर्ण कदम है। दोस्तों मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक फलसफा बताता हूँ कि कायरतापूर्ण कदम ना होकर ये कदम एक आत्मघाती कदम है, जैसे एक सुसाइड बॉम्बर का होता है, जो एक आतंकवादी संगठन का होता है कि हम भी मरेंगे तुम्हें भी मार देंगे। दुनिया भर के सीरियल करके अच्छी चर्चा बटोरने के बाद और कमाई भी करी होगी, सीरियल से पैसे मिलते हैं काफ़ी अच्छे। भारतीय टेलीविजन इतिहास का स्वर्ण काल चल रहा है इस वक्त। OTT प्लेटफॉर्म भी काफ़ी जागृत है, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी और एक्टिव रहती थी मीडिया में, काफ़ी सोशल मीडिया पे। मगर 8 पेज का वो सुसाइड नोट छोड़कर गई है और उसने सरासर इल्ज़ाम लगाया है अपने पड़ोसी पे, शायद जिसका नाम राहुल है। मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, आपको चेक करके। और उसमें ये भी कहना है कि वह काफ़ी 1.5-2 साल से परेशान कर रहा था, मगर उसने इस बारे में किसी को बताना उचित नहीं समझा। क्या पता वो ब्लैकमेलिंग का क्या शिकार हो रही थी, यौन प्रताड़ना थी या मानसिक प्रताड़ना थी, अभी यह विषय जांच का है, इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा।
बाकी दोस्तों, ज़िंदगी ख़त्म कर लेना कायरतापूर्ण कदम तो मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये है कि आत्मघाती कदम तो है ये। आप अपने हल्का सा चोट पहुँचा कर देखेंगे तो बहुत दर्द होता है। मगर सुशांत सिंह राजपूत जी के बाद जो एक भारतीय अभिनेता थे और वो एक पॉलिटिक्स का शिकार हुए थे, उनका तो खैर अभी तक पता नहीं चला। सीबीआई जांच कर रही है, मगर अभी तक तो उसको एक आत्महत्या ही करार दिया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े नाम आए थे। और भारतीय राजनीति के कई नेताओं ने इल्ज़ाम आदित्य ठाकरे तक पे लगाए, मगर वो जांच का विषय, उस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग लाइमलाइट में आने के लिए भी दुनिया भर की बातें करते हैं। दोस्तों, वैशाली ठक्कर की आत्महत्या ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी आंखों का ठीक होने का इंतजार ना करते हुए और इस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूँ। संजय खान जैसे एक एक्टर हुए थे, उनकी फिल्म थी अब्दुल्ला, उसमें एक गाना था, ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने खड़ा तेरा बंदा कितना मजबूर है। संजय खान ने जीनत अमान की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद की थी जैसे इस वैशाली ठक्कर की ज़िंदगी उसके पड़ोसी ने बर्बाद की है। संजय खान आज की तारीख में दुनिया भर के अवार्ड आप विकिपीडिया पर चेक करिए, सक्सेसफुल अभिनेता, एक डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक रहे और कामयाब खानदान रहा इनका, खान ब्रदर्स का। 3-4 भाई हैं इनके, अकबर खान, फिरोज खान, खुद संजय खान और इनके अलावा समीर खान, जिनके बारे में थोड़ा हम कम जानते हैं, मगर उसके अलावा एक बिजनेसमैन भी है। तो 5 एक भाई हैं ये। बाकी कुल मिला के संजय खान की ज़िंदगी तो बेहतरीन से बेहतरीन चल रही है। मौत के मुंह से भी निकले और 2 बार लगभग, एक बार तो उनके सेट पे आग लग गई थी जब इन्होंने टीपू सुल्तान सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। उसमें ये 60 से 65% जल गए थे, इनका बचना नामुमकिन था और 3-4 महीने में इनकी 70 के करीब सर्जरी हुई तो ये बच गए थे। भगवान का न्याय देखिए, खुदा का न्याय देखिए। जीनत अमान को ऐसा मारा था इन्होंने कि उसकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई थी, जबड़ा बड़ा टूट गया था और उसके डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया था, आप गूगल करेंगे विकिपीडिया पर आपको बचा जाएगा, जीनत अमान विकिपीडिया के नाम से, या संजय खान की हिस्ट्री आप विकिपीडिया पर देख लीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो सारे काम सही हो जाएंगे, ये गलतफहमी दिमाग से निकालिए। आप हिम्मत करेंगे, आप खड़े रहेंगे, परेशानियों से जूझेंगे, परेशानियां खत्म भी हो सकती हैं, नहीं भी खत्म हो सकती हैं। आपको दोनों स्थिति में अपने आप को, रविंद्रनाथ टैगोर की जो टैगलाइन है, एकला चलो रे, उसके हिसाब से आपको एकला चलना ही पड़ेगा। यह वह सलीब है जो ईसा मसीह जी ने खुद उठाया था, हाथ पाँव में कीले ठुकने के बावजूद भी, और सलीब भी खुद ही उठाया था। ये आप समझ लीजिए कि ईसा मसीह से बड़ा आइडिया कोई नहीं हो सकता इस बात को समझाने के लिए। दुखों की पराकाष्ठा झेली थी ईसा मसीह जी ने। बाकी श्री कृष्ण जी की गीता में भी सारे उपदेश दिए हुए हैं, अगर आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। कोई ग्रंथ ये नहीं कहता, हर चीज़ की पराकाष्ठा झेलनी पड़ती है, मगर आप ये सोचें कि आपने कोई नेकी करी है और आपको फल मिल जाएगा, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रीना रॉय की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हुई थी शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से। बाद में उन्होंने शादी की पाकिस्तानी क्रिकेटर से, तो उनकी ज़िंदगी में इतना बुरा हाल हुआ कि उनको अपने बच्चे पाकिस्तान से वापस मंगवाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के जिम्मेदार थे, उनसे ही हेल्प लेनी पड़ी और उन्होंने वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बोला कि भाई इस तरह से हेल्प करके वो दोनों बच्चे उनकी कस्टडी में वापस आए, रीना रॉय की, जो भी मैंने पढ़ लिया। इन सब बातों को बताने का उद्देश्य खाली मेरा इतना है कि ज़िंदगी के झंझावात मैंने भी इतने झेले हैं 31 साल की उम्र से, कि ये सुसाइडल नोट आ जाता है मन में, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जो लोग कहते हैं कि सदा सच बोलो, नेकी करो, आपको फल मिलेगा, आप लड़ते रहें, तो दोस्तों मैं इन गलतफहमियों को थोड़ा सा दूर करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर मुझे परवाह नहीं है, लाइक करें ना करें वो अपनी मर्जी है, देख लेना अगर आप रिलेट कर पाएँ तो। वैशाली ठक्कर जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत आती है, सिस्टम से कोई जीत नहीं सकता, कानून बराबर सबके लिए नहीं है, और वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो उनको प्रताड़ित कर रहा था और उससे जीत पाना उनके लिए नामुमकिन ही नहीं था। क्योंकि जब मर जाता है आदमी तो आप कह देते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को नहीं बताया। उनके माँ बाप के इंटरव्यू मैंने सुने, उन्होंने भी कहा कि हमें तो 1.5 साल से 2 साल से उसने कुछ बताया नहीं था इस परेशानी के बारे में। 8 पेज का वह एक सुसाइड नोट लिख कर गई है, बता रहे हैं जैसे कथित तौर पर, मगर वो 2 बातें अपने माँ बाप से नहीं कर पाई। उनकी ज़िंदगी में कोई दोस्त भी नहीं था, कोई शुभचिंतक भी नहीं था, क्या पता वो किस प्रताड़ना से गुजर रही थी, क्या ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई थी, क्या उनकी कोई वीडियो बना रखी थी या क्या कर रखा था, कुछ नहीं पता। जांच का विषय भी तो पता चलेगा, पढ़ते दर पढ़ते खुलेगी, मगर धीरे धीरे केस जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सिस्टम का शिकार जो है वो खुद हो गई, मगर वो बिजनेसमैन जो है वो तो निकल जाएगा, उसकी पत्नी भी उसके साथ है। देखो मजे की बात, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मगर क्या करें, अमीर सोसाइटी है, हाई सोसाइटी का एक प्रोफाइल है,
बाकी वैशाली ठक्कर का मैंने विकीपीडिया पे सर्च मारा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वैशाली ठक्कर ने इतनी जगह बना ली थी कि विकीपीडिया पे उनका खुद का एक पेज है जिसके बारे में जानकारी दी गई है, जो थोड़ी थोड़ी करके मैं बीच में रोक के बताऊँगा। क्योंकि पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है तो मुझे थोड़ा सा याद करके बता के फिर वीडियो काट के फिर दोबारा आगे डालना पड़ता है। इसी दिक्कत से बचने के लिए मैं पिछले 3 साल से अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से कि अभी लेफ्ट आई में मेरा कैटरेक्ट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था 2021 में, जो मैंने कराया था गोयल इंस्टीट्यूट से, मगर वो भी मेरा कामयाब नहीं रहा। उसके बाद पर्दे का मैंने अभी लेजर से ऑपरेशन कराया है, जिसमें पर्दे को उन्होंने लेजर से रिपेयर किया, मगर वो विजन मेरा जो पहले का था वो खत्म हो गया। धीरे धीरे 10% विजन मेरा आया है, उस जबकि उसने कहा था डॉक्टर ने कि वो विजन आपका पहले से बेटर हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने जब मोतियाबिंद का लेंस दिलवाया था 1 साल पहले अक्टूबर 2021 में, तो मेरा विजन तो बड़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपका पहले VR होगा, उस ऑपरेशन को VR कहते हैं, अगर सामान्य हिंदी में समझे तो लेजर से पर्दों की मरम्मत, क्योंकि कुछ नसें बन गई थी, कुछ थक्के आ रहे थे ब्लड के, तो वो लेजर से निकलते हैं। और लेजर का जब ऑपरेशन हुआ तो अगले दिन बुलाया तो मेरे को जो पट्टी खुली आँख की, लेफ्ट आई की, तो मुझे विजन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लगा, बल्कि मेरा विजन लगभग 0% ही हो रहा था। जो पहले दिखता था वो भी मेरा खत्म हो गया था। तो पिछले 27 तारीख से मैं तो बहुत परेशान था मानसिक रूप से। पैसा भी खर्च हुआ था, क्योंकि इसमें हमारा कैशलेस नहीं है, दिल्ली नगर में पहले पैसा देना पड़ता है, उसके बाद वो हम अप्लाई करते हैं तो 5-6 महीने बाद मिलता है। दिल्ली नगर में का सिस्टम चला आ रहा है। दिल्ली का सबसे भ्रष्टतम डिपार्टमेंट अगर पुलिस विभाग के बाद माना जाए तो दिल्ली नगर निगम ही है, उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट आते हैं। मैं तो इसमें 31 साल नौकरी करी है, तो मुझे तो पता है इस चीज़ का। और सोशल चीज़ में आज बस मैं यही बताना चाहूँगा कि वैशाली ठक्कर को पता था कि वो सिस्टम से हार जाएगी, जैसे मुझे पता है, जैसे आपको पता है। सिस्टम से जीतना इतना आसान नहीं है दोस्तों। गुजरात में केजरीवाल की जो संभावना बताई गई थी शुरू के सर्वे में, आज से 15-20 दिन पहले, वो बताई गई थी 0 से लेकर 2 सीट। आज वही सर्वे उनको 20 से लेकर 22 सीटें दे रहे हैं 182 में से, विधानसभा सीटों में से, जिसमें से बीजेपी को 140 और 29-30 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को। जिसका बाकी दोस्तों सिस्टम का फेलियर देखिए, कानून का उल्लंघन देखिए कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब में और अब खासतौर पे गुजरात में केजरीवाल की चालों का जवाब नहीं दे पा रही है। चालबाज सिस्टम है और इस सिस्टम से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैशाली ठक्कर जैसी एक आम अभिनेत्री अल्पायु में ही अपने जीवन का अंत कर लेती है तो कोई कारण तो होता होगा। इस सिस्टम से लड़ना समझ लो भस्मासुर से लड़ना है। वो विरले ही होते हैं जो भस्मासुर का हाथ उसके भस्मासुर के सर पे ही रख देते हैं। आम आदमी की जिंदगी में ऐसा लक्षण कभी नहीं आता। अरविंद केजरीवाल इतने दोगले राजनीतिक हैं, इतने झूठे मक्कार हैं, झूठी कस्में खाने वाले। दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पंजाब की सत्ता हथिया चुके हैं। अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी का पूरा सफाया कर दिया, कोई चांस नहीं। दिल्ली में भर भर के सीटें आई हैं, पंजाब में भर भर के सीटें आई हैं। गुजरात में जहां बता रहे थे कि 0 से 2 सीटें आएंगी, अब वो सर्वे बता रहे हैं 15 दिन नहीं कि वहाँ कम से कम इनकी 20 से 22 सीटें आ सकती हैं। कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं, मेरे तो अनुमान है कि 40 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र में गुजरात अलग है, पंजाब भी अलग था। खालिस्तानी होने का इन पर आरोप भी लगा था कि खालिस्तान के समर्थक हैं। कुमार विश्वास ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था वोटिंग से 3 दिन पहले। क्या असर हुआ? जनता तैयार बैठी है, बनने को तैयार है। गुजरात की जनता ही बन जाएगी। गुजरात है तो भारत में ही ना, बाहर थोड़ी है। और बाकी बीजेपी दिल्ली में कोई ऐसा भी कार्यकर्ता मनोज तिवारी जैसा जोकर छोड़ने के अलावा दूसरा कोई ढंग का है ही नहीं। परवेज जी हैं, वो भी ऐसे ही हैं, दिखावा करते हैं, कोई इसका तोड़ नहीं है। बाकी संबित पात्रा हैं, वो भी उड़ जरूर बोलते ही रहते हैं। उनकी टोन तो हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच की रहती है। तथ्य कम होते हैं और बकवास ज़्यादा होती है। टेलीविजन चैनल पे आए दिन आए रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। बाकी कुल मिला के बीजेपी पंजाब में जगह नहीं बना पाई, जबकि 10 साल पहले उभरी हुई पार्टी आपने वहाँ सफाया कर दिया कांग्रेस का, अकाली दल का, सबका। मगर बीजेपी जो इतने सालों से सक्रिय पार्टी है, जो पूरे लोकतंत्र में और लोकसभा में अपना वर्चस्व धारण करके बैठी है 2 बार, पंजाब में पिछले 8 सालों में वह जगह नहीं बना पाई जो पिछले 8-9 सालों में आप पार्टी ने बना ली। मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने बुलाया कल जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए। वो राजघाट जाते हैं जहां 2 अक्टूबर को नहीं गए थे, महात्मा गांधी को याद करते हैं। महात्मा गांधी का और भगत सिंह का आपस में कोई मेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, इतिहास का कहना है कि महात्मा गांधी जी तो भगत सिंह जी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, जिनको शहीद आजम की उपाधि मिलती है, और उनके विचारों में मतभेद था। बाकी ये जाते हैं राजघाट, फिर इनका भगत सिंह का तो इन्होंने चोला ओढ़ी रखा है, फिर माइक लेते हैं, भाषण देते हैं और 100-200 लोगों की भीड़ लेकर सीबीआई के
दफ्तर पहुंचते हैं, वहाँ धरना करते हैं, धारा 144 का इन पर कोई असर नहीं है। धरपकड़ गिरफ्तारी दिखावे की होती है, सिस्टम से हारे पड़े हैं। क्या कर लेगा सिस्टम? न्याय दे देगा? आप तोड़ दिखाइए अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का, जो अपने आप को कैप्टन अमेरिका की तर्ज पे एक पोस्टर दिखाया है कि बच्चों को बचा रहा है, स्कूल के बच्चों को, और पीछे तीर आ रहे हैं, ढाल लगा रखी है कैप्टन अमेरिका की तरह। रोक सकते हो? एक भाई रुपया 4-4 रूप लेके आपके सामने आ रहा है, लेकिन आप उसका नकाब नहीं नोच सकते। कितनी बड़ी त्रासदी है। क्या वैशाली ठक्कर अपने दम पर या अपने बूढ़े माँ बाप के दम पर, एक मध्यम वर्ग के परिवार से होने के बावजूद, एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री होने के बावजूद, क्या वह नकाब नोच सकती थी अपने पड़ोसी का ब्लैकमेलर का? क्या वो सिस्टम से हार नहीं जाती? इसका जवाब समाज को ढूंढना पड़ेगा, हम सबको ढूंढना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत तो बहुत मजबूत थे, वैशाली ठक्कर के मुकाबले वो हिम्मत हार गए। आज से 2.5 साल पहले की बात है, जो सनसनी फैली थी। बाकी दोस्तों, विजय के पास तो कोई जवाब नहीं है अरविंद केजरीवाल की चालों का। खुलेआम झूठ बोलता है। भगवान को मानते हैं, मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ, मैं उस दिन पैदा हुआ था जन्माष्टमी वाले दिन। पता चलता है डेट ऑफ बर्थ इनकी जन्माष्टमी से 3-4 दिन आगे पीछे की है। मैं कंस के बच्चों का वध करने आया हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं गुजरात में बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा। इनकी राजनीति का तोड़ कहाँ निकालोगे आप? 10 साल में जो इसने राइज किया, ये पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल है। आने वाली पॉलिटिकल साइंस में बिना अरविंद केजरीवाल के चर्चा ही मुश्किल हो जाएगी। आप इनकी भर्त्सना कर सकते हैं, इनसे नफरत कर सकते हैं, इनको कंडम कर सकते हैं, मगर इनको रोक नहीं सकते आप। मेरा जहाँ तक अनुमान है, आने वाले 3-4 साल में ये 3-4 राज्य और हथियार लेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इनको अंडर एस्टिमेट करना ही गुनाह हो जाएगा। हिमाचल के भी आंकड़े बता रहे हैं कि इनको भी सीट वहाँ पे मिल सकती है, 15-20 बता रहे हैं, कांग्रेस को कम बता रहे हैं। अभी दोस्तों, जहाँ इतना धूर्त आदमी चल रहा है, वहाँ वैशाली ठक्कर उस धूर्त व्यक्ति से, उस ब्लैकमेलर से, उस प्रताड़ना करने वाले व्यक्ति से टक्कर ले पाती है। जहाँ महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी अपनी माता के अपमान पे कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते, इतना झूठ बोलने पे कार्रवाई नहीं कर सकते। 10,000 लोगों को केजरीवाल के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री ने, राम प्रसाद गौतम या क्या नाम है, उन्होंने शपथ दिलवाई, धर्मांतरण कराया बौद्ध धर्म में। उसका कोई क्या बिगाड़ सका? कुछ भी नहीं। इस सिस्टम से घबरा कर एक स्टेप ले लिया वैशाली ठक्कर ने। उस सिस्टम की भी तो कुछ बुराई करे ना। वैशाली ठक्कर ने तो गलत किया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, नहीं करना चाहिए। आज थोड़ा सा निराशा है सच्चाई को कबूल करने की, कि आप ये सोचो कि सिस्टम से आप लड़ते रहोगे तो ये लड़ते लड़ते आप ख़त्म भी हो सकते हो। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने कोशिश की थी सिस्टम लड़ने की, मगर वो ख़त्म हो गए थे। बाकी और भी कई कलाकार हैं, मगर वो नहीं कर पाते हैं। जीनत तमान जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री, रीना जैसी अभिनेत्री का मैंने एग्जाम्पल दिया है, जिनकी क्रमशः संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से जिंदगी बर्बाद हुई, सारी जिंदगी त्रासदी में बीत रही उनकी। कुछ नहीं होता। आप सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं, युद्ध में शामिल हो सकते हैं, मगर जीत हार आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं है। वो बस आपके नसीब पे खेल है, सारा सिस्टम का खेल है। सिस्टम जागृत हो जाए तो आपको इंसाफ दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दो, जिन्होंने हिजाब पर निर्णय दिया है, और दोनों ने विपरीत निर्णय दिया है। कैसे कह सकते हो आप? दोनों ही जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं दोनों। एक का निर्णय एक दूसरे के विपरीत है, दूसरे का अलग है। अब वो 3 बेंच की उसमें जाएगा फैसले के लिए। 3 में से देखा जाएगा किसकी तरफ वोट ज़्यादा आते हैं। 3-0 आता है, 2-3 आता है, 2-1 आता है, या 1-3 आता है, क्या आता है, तब फैसला होगा। ज्ञान बापी में भी वही चल रहा है मामला, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो भी। अब हाईकोर्ट के तरफ जा रहे हैं लोग, क्या करें, कोर्ट का तो देखना पड़ता है नजरिया, मगर न्याय की उम्मीद धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को झूठ का पुलंदा बताते हैं, यूटर्न का पुलंदा बताते हैं, मगर इसको रोकना तो असंभव हो रहा है ना। इस भस्मासुर को कौन रोकेगा? ये नहीं रुकेगा। जनता बनती है, बनाने वाला चाहिए। आदमी बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। आदमी की मुफली सी गुर्बत बिक रही है और अरविंद केजरीवाल उसको कैश कर रहा है। भगत सिंह बता रहे हैं अपने मनोज सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को, जो कि मई से जेल में शायद, और उनको शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी का अवतार बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत बड़े मिशन पे निकले हैं। आबकारी नीति में, शिक्षा घोटाले में, स्कूल के घोटाले में, सब में शामिल हैं। मगर कोई मजाल है जो कोई बंदा बोल दे, और बोल भी दे तो क्या कर, नक्कर खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? बोलने के बावजूद भी क्या असर हो रहा है इस पे, अरविंद केजरीवाल पे? भ्रष्टतम नेता का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, और जो कि जीवंत है, जिस पे असर नहीं है, कहीं साइन नहीं करता किसी फाइल पे, ना कोई
महकमा ले रखा है, सब कुछ मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के कंधों पे रख के चल रहा है और निकल जाएगा साफ। क्या बिगाड़ लेगा सिस्टम। मनीष सिसोदिया को कल 9 घंटे पूछताछ चली है, बाद में घर भेज दिया, अगला समझ भी नहीं दिया, कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे कुछ नहीं पता। उधर ममता बनर्जी के भी पार्थ चटर्जी और दुनिया मानिक भट्टाचार्य वगैरह वो भी अंदर, अर्पिता मुखर्जी वगैरह, उनसे ही पूछताछ चल रही है। खत मिला है जी ममता बनर्जी के नाम, मिला है तो क्या करोगे, सिस्टम से लड़ लोगे। देखो लड़के, वैशाली ठक्कर को नकारने वाले, उसको कायर बताने वाले, ले लो आप, नया ले लो। दोस्तों अब थोड़ा सा वैशाली ठक्कर जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा मैं आपको। 30 साल की अल्पायु में उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, विकिपीडिया से ही मैं ले रहा हूँ हेल्प। इनका पहला सीरियल था स्टार प्लस पे सबसे लंबा चलने वाला सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें इन्होंने संजना का पात्र निभाया था 2015 से लेकर 2016 तक। फिर इनके कैरियर का दूसरा सीरियल आया यह है आशिकी, जिसमें इन्होंने वृंदा का पात्र निभाया 2016 में। इसके अलावा 2016 में एक सीरियल आया था भक्तों की भक्ति में शक्ति, जिसमें इन्होंने 19वें एपिसोड में श्रद्धा का रोल निभाया था। 2016 में एक सीरियल आया था यह वादा रहा, जिसमें इन्होंने सिमरन का रोल निभाया था। फिर इनका एक सीरियल आया सिद्धार्थ शिवपुरी और रोशन मेहरा के अपोजिट, जिसमें इन्होंने अंजलि भारद्वाज का पात्र निभाया। सीरियल का नाम था सुसाल सिमर का। अगस्त 2016 से दिसंबर 2017 तक यह कलर टीवी पे प्रसारित हुआ था। 2018 में सब टीवी पे सीरियल आया सुपर सिस्टर, जिसमें इन्होंने शिवानी का पात्र निभाया। फिर कलर टीवी पर इन्होंने अभिनय किया अरहान बहल के अपोजिट। सीरियल का नाम था विश या अमृत सितारा, जिसमें इन्होंने रोल किया नेत्रा का। 2019 में एक सीरियल आया था लाल इश्क, उसके एक एपिसोड नंबर 118 में इन्होंने काम किया था, जूहिर का रोल निभाया था। फिर इन्होंने जीटीवी का सीरियल आया था, उसमें पात्र निभाया अनन्या और मानसी का। सीरियल का नाम था मनमोहनी 2 और इसमें इनके साथी कलाकार थे करण राजपाल और रेहाना मल्होत्रा। यह सीरियल प्रसारित हुआ था नवंबर 2019 से जून 2020 तक। इनका अंतिम सीरियल आया था रक्षाबंधन 2021 से 2022, जिसमें रोल किया था इन्होंने कनक शिवराज प्रताप सिंह ठाकुर का। दोस्तों इस तरह से कुल मिला के छोटे बड़े सीरियल के आए थे 10 टोटल, जिनकी मैंने डिटेल आपको देती है। बाकी इनके परिवार में इनका भाई है जिसका नाम नीरज ठक्कर है, और इनके पिता का नाम HB ठक्कर है और माता जी का नाम अनु ठक्कर है। दोस्तों जहाँ तक इनके व्यक्तिगत जीवन की बात है, इनकी सगाई हुई थी डॉक्टर अभिनंदन सिंह से, जो केन्या से थे 26 अप्रैल 2021 में, और जो इनकी शादी होनी थी जून 2021 में तय हुई थी, किंतु इनकी सगाई के 1 महीने बाद ही यह रिश्ता टूट गया था। दोस्तों दुख की बात है कि इनकी मौत इन्होंने खुद ही बुलाई आत्महत्या करके 15 अक्टूबर 2022 को तेजाजी नगर इंदौर मध्य प्रदेश अपने घर में, और इनके पिता ने इनकी बॉडी अगले दिन 16 अक्टूबर को देखी, जिसके साथ एक सुसाइड नोट पड़ा था, जिसमें इनके भूतपूर्व प्रेमी के हैरेसमेंट की शिकायतें और तकलीफ लिखी थी। इसी के साथ दोस्तों इस दुखद अध्याय का समापन करता हूँ। वीडियो का कंटेंट पसंद आया या कुछ तरीका जस्ता हो, नज़रिया एक अलग तरह से देखने का, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करें। फिलहाल पूरी तरह से सक्रिय नहीं हूँ, 20 तारीख को आँखों के डॉक्टर क्या बताते हैं उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। बाकी मेरा तो ये मानना है कि वैशाली ठक्कर की मृत्यु का मेन कारण है हमारा सिस्टम, जिसे हम भस्मासुर कह सकते हैं, और उसका भस्मासुर का हाथ उसके सर पे पहुँचाने वाला कोई भगवान का अवतार है नहीं। वैशाली ठक्कर हिम्मत हार गई थी, और लड़ते लड़ते भी हिम्मत हार जाती। क्या होता भगवान जाने, क्या भविष्य में लिखा था। कुल मिला के दुखद अध्याय है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इल्तिजा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।